Hello dear students, so how are you all? This is your chemistry teacher मुकेश जानी, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी विद्या पे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्या है? रिवीजन। तो जैसा कि आपको पता है एक रेविस्ट्रिक्स नाम से हमने एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें क्या होता है, रेगुलर एक चैप्टर अपलोड होता है जिसका रिवीजन बेसिस पे आपको स्टडी करवाई जाती है। थोड़ा सा फास्ट लेकिन कंप्लीट चैप्टर को कवर किया जाता है। इससे पहले जैसे आपको पता है सॉलिड स्टेट, जूलॉजी, बॉटनी और मैथमेटिक्स सभी के एक एक चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। इसकी टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 9 AM, ठीक है। 9 से 11 भी हो सकता है, 10:30 बजे तक, जैसा भी जितनी टाइमिंग इसमें लगती है। तो आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं क्या? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल वन शॉट। तो आज के इस लेक्चर में फिनिश करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पूरी स्टोरी, इसमें ग्रुप्स है, पीरियड्स हैं, ब्लॉक हैं और टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है। सारे के सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इनको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है जिनको आप फॉलो करते हो। उन ट्रिक्स की हेल्प से सारे एलिमेंट्स आपको याद होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं, बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप फाइंड्स करते हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। इसके साथ साथ इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ सबसे पहले आपका मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं आपको पता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो मार्क हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटिक, ये आपके रहते हैं क्या? मेटलॉइड्स। इनमें जरा सी कंफ्यूजन रहती है कि आप कई बार बच्चे बोलते हैं सर बोरोन, बोरोन तो नॉन मेटल है, मेटलॉइड नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बोरोन इज ए मेटलॉइड्स। लेकिन जो मेटलॉइड होते हैं उसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर दोनों ही रहते हैं। लेकिन बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नॉन मेटलिक कैरेक्टर मेटलिक की कंपैरिजन में थोड़ी से ज्यादा है। तो बोरोन को मेटलॉइड कहना भी ठीक है और बोरोन को नॉन मेटल कहना भी सही होगा। आपने आपकी NCERT में पढ़ा है तो वहां पर भी आपको इससे रिलेटेड बातें पता है कि पी ब्लॉक में तो बोरोन को नॉन मेटल दे रखा है और पीरियोडिक टेबल में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। ठीक वैसा ही यहाँ पर पोलोनियम के साथ है, इसमें मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है लेकिन इसको कंसीडर अपन मेटलॉइड ही करते हैं। लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, राइट साइड में इसके क्या है? नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की संख्या कम है, मेटल्स की संख्या ज्यादा है। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो ऑलरेडी आपको पता है। तो आज के लेक्चर में अपना जो मेन डिस्कशन है वो होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि एग्जाम में पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। क्या कहा है? प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद। इंटरवल कैसा? यहां पर अब कोई टाइम का इंटरवल तो आने वाला है नहीं। तो पीरियोडिक टेबल में इंटरवल रहता है किसका? ग्रुप और पीरियड्स का। मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड जा रहे हैं तो ये एक इंटरवल फिनिश हो गया, फिर नेक्स्ट पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये नेक्स्ट इंटरवल। ऐसे ग्रुप्स में क्या होता है? टॉप टू बॉटम मूव करना, फिर दूसरे ग्रुप के लिए टॉप टू बॉटम मूव करना, ये क्या होता है? इंटरवल। तो इन्हीं इंटरवल में अपन कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिपीट होती है। जैसे सिंपल आपको पता है टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होती है, चाहे फर्स्ट पीरियड हो सेकंड पीरियड हो। फर्स्ट पीरियड में ऊपर से इंक्रीज हो गई तो अब इसी प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा सेकंड ग्रुप में। तो ये क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो इन्हीं की स्टडी अपने आज करने वाले हैं, जिसमें से मेजरली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। ये कुछ मेजर टॉपिक हैं आपके पीरियोडिक टेबल के, जिसका अपन आज रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से अटेंटिव होके देखिएगा। सबसे पहले अपन लेते हैं किसको? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट।
कुछ स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअल में। तब थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। आपको पता है कि ये आपका कोई मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर क्या होती है, अलग अलग सेल्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करना है। अब मान लीजिए इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है बाहर से, ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पर बात कर रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन आके जुड़ा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे आप मेरे को ये बताएं। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या सर, एक तो इस पर Fa लगेगा यहां से यहां की ओर, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इसके साथ साथ कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स कहां से, ये इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। सेम सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इस पर रिपल्सन लगाते हैं। रिपल्सन लगाएंगे तो इसका जो वेक्टर सम है वो ओवरऑल क्या होगा, आउटसाइड में लगेगा, जिसको मैं क्या बोल देता हूं यहां पर Fr। क्लियर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दो टाइप के फोर्स फील करता है, ड्यू टू न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट फोर्स है वो क्या बचेगा। अब जैसा कि इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है तो नो डाउट इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ही रहना चाहिए, तो यहां पर मैं क्या बोल देता हूं, F नेट। क्या बोल देता हूं, F नेट। ये क्या होगा, Fa माइनस Fr। इसमें कोई डाउट नहीं, अट्रैक्टिव माइनस रिपल्सिव। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये किसके कारण है, ये बताएं। ये अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, ठीक है। तो प्रोटॉन्स के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जेड बोल सकते हैं, प्रोटॉन्स के कारण। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का, इसी रिपल्सिव फोर्स को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। अब अट्रैक्टिव में से जब रिपल्सिव फोर्स घटाएंगे तो क्या बचेगा, जेड बटेगा अट्रैक्टिव फोर्स, लेकिन कौन सा, इफेक्टिव। कौन सा, इफेक्टिव। तो यही कहानी है यहाँ की। नेट जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो तो होता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को नाम शील्ड क्यों कहा गया है, आपको पता है, शील्ड या स्क्रीन। तो ये क्या करता है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन से इस न्यूक्लियस की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, इसको शील्ड करते हैं, इसलिए इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जो रिमेनिंग अट्रैक्टिव फोर्स है इसे क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये जेड अट्रैक्टिव और ये जेड इफेक्टिव, रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो आउटर ये यहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशंस दी हुई है जो मैंने आपको बताया, रीड कर लें। Outermost electron of an atom experience repulsive force from other electrons of same cell or inner cell, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन सभी से रिपल्सिव फोर्स कर रहा है, along with attractive force from nucleus। तो न्यूक्लियस से अट्रैक्टिव फोर्स है। ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसे शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और जो रिमेनिंग न्यूक्लियर चार्ज है उसे क्या बोलेंगे अपन, इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो ये जेड एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी जो मैंने आपको समझा दी। अब बात आती है इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इसमें से क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा होगा स्लेटर रूल। इसमें हर एक की सिग्मा की वैल्यू होती है 0.35, 0.85 और 1। तो इसके थ्रू कुछ न्यूमेरिकल्स आपने सोल्व किए। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वहां से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशंस का। जेड इफेक्टिव और सिग्मा की जो एप्लीकेशंस है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बनेगा आपका वहां से। तो मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल आपका O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस एंड Mg2 प्लस। इसमें आपको बताना है जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताना है। तो जैसा कि आप देखें यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें। इलेक्ट्रॉन्स पता आपको यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर 10 और यहां पर भी 10, बिकॉज दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जेड की बात करें तो जेड यहां पर क्या है, देखिए 8, 9, 11 एंड 12। और जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। जेड इफेक्टिव आपका होता है जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये यहां पर क्या है, कांस्टेंट।
और z की वैल्यू क्या हो रही है, z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या बोल देंगे, z इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एक बार जेईई मेन के एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है क्या, कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उनके अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो z पर डिपेंड करता है, सिग्मा पर डिपेंड करता है, या दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली बिना सोचे आप दोगे तो क्या होगा, z माइनस सिग्मा दोनों पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में तो सिग्मा की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, तो सिग्मा पर ये डिपेंड ही नहीं करता। ये किस पर डिपेंड करेगा, केवल और केवल z पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर एप्लीकेशन है जिसका यूज अपन साइज डिसाइड करने में करते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ जाता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो सिग्मा है इसका एक ऑर्डर बताना होता है आपको। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर किसके लिए, आपकी सब सेल है जैसे एस, पी, डी और एफ। ठीक है, स्क्रीन मतलब रिपल्सन की बात करें तो जो स्क्रीन, देखो नाम इसका क्लियर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीन करना, सील्ड करना। तो न्यूक्लियस को नए आने वाले इलेक्ट्रॉन से जो सील्ड करने का पावर है वो किसका सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होता है किसका, एस का। ऐसा क्यों, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, तो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा सील्ड कौन करेंगे, एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताता हूं आपको, देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन ये है कि लिथियम जो आयन है, लिथियम एटम है, इनमें जो सिग्मा होगा वो किन इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 1s2 एंड 2s1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो आपको जो सिग्मा चेक करना होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर सील्डिंग आपको चेक करनी है, तो सील्डिंग या रिपल्सन कौन लगाएगा, तो बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट सेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पर रिपल्सन लगाएंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यहां पर अपन ने कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब यहां पर आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछता हूं, इसकी पीरियोडिसिटी का क्या ऑर्डर रहता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम मूव करने पर। तो देखिए पीरियोडिसिटी की बात करें अपन z इफेक्टिव और सिग्मा की, तो z इफेक्टिव, सॉरी पहले सिग्मा की बात कर लेते हैं। सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, तो सिग्मा लेफ्ट टू राइट जाने पर भी इंक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर भी इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बोथ साइड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। Z इफेक्टिव की बात करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों, तो इसका रीजन है Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। माना कि सिग्मा बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो न्यूक्लियस का पावर बढ़ता जाता है, मतलब Z बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और Z बढ़ता जाएगा तो नो डाउट Z इफेक्टिव की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं यहां पर ग्रुप के अंदर, ग्रुप में बात करें तो जो Z इफेक्टिव होता है आपका ये रहता है कांस्टेंट। अब बात आ गई कि सर ऐसा क्यों, ऐसा पहला तो ये कैलकुलेटेड डेटा है, ठीक है, कैलकुलेटिव डेटा है, तो उससे कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर Z इफेक्टिव की वैल्यू सेम रहती। क्लियर है, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स और कुछ इजी क्वेश्चंस मैंने बताए जो इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में Z इफेक्टिव और सिग्मा से रिलेटेड। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज सिंपल सी बात है, साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम को डिनोट करते हैं किससे, रेडियस से, कि न्यूक्लियस की उस एटम की रेडियस क्या है। रेडियस क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं अपन, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है किसी भी आइसोलेटेड एटम की एटॉमिक रेडियस आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मूवमेंट होता है, और रैंडम मूवमेंट होता है तो उसकी कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं है, इस तरीके से शार्प बाउंड्री नहीं आती, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे भी मूव कर सकता है। तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए अपन क्या करते हैं, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और उन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की हेल्प से एटॉमिक रेडियस को फाइंड करते हैं।
तो देखिए इट इज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, जो आपको ऑलरेडी बता दिया। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कहा कि आइसोलेटेड का नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड किस तरीके से बन सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है, कोई दो एटम्स जुड़े हुए तो कोवलेंट रेडियस, मेटालिक क्रिस्टल के अंदर जुड़ा हुआ है तो मेटालिक रेडियस। वॉन डेर वाल रेडियस क्या होगी? वॉन डेर वाल फोर्स से जब अट्रैक्टेड या जुड़े हुए हैं तो वहां वॉन डेर वाल रेडियस। आयनिक रेडियस का मतलब जिस पर चार्ज आ जाए, कैटायन आए, एनायन आए, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले कोवलेंट रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल या कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मान लीजिए जैसे आपके ये दो एटम हैं, ये रहे, तो एटम बड़ा अच्छा नहीं बना भाई, ये हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड कुछ इस तरीके से होते हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड। ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, ये न्यूक्लियस की डिस्टेंस आ जाएगी यहां पर कितनी है? d है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है? RA है, और ये भी क्या है आपका? RA। मैं केस ऐसा मान रहा हूं कि दोनों एटम सेम है, ठीक है ना। तो जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो किस तरीके से जुड़ी हो सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों एटम सेम हो, जैसे Cl2। Cl2 में आपको पता है सेम एटम है, या फिर ऐसे आ सकता है HCl, और आपको पता है HCl में भी क्या है? यहां पर कोवलेंट बॉन्ड है। या तो दोनों एटम सेम हो या डिफरेंट हो। ठीक है, पहले की बात अपन कर रहे हैं सेम एटम्स की। ठीक है, तो सेम एटम्स के केस में जब अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर आपको पता है कि D इक्वल टू क्या होगा? RA प्लस RA। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो RA इक्वल टू क्या आ जाएगा? D/2। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सॉरी, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस दी है, जिसका हाफ अपन करेंगे तो यहां पर आपके पास कोवलेंट रेडियस आ जाएगी। क्लियर है? अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर दोनों जुड़े हुए एटम सेम है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उस रेडियस को बोलते हैं क्या? सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस। मैंने क्या कहा अभी? सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस। ये क्या है? अगर बॉन्डेड एटम सेम है जैसे Cl2 और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम उस रेडियस को कहा जाएगा सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल वी कैन कैलकुलेट इजीली सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक आपके पास NH3, सेकंड है आपका N2, थर्ड है आपका N2O एंड फोर्थ है आपका N2H4। तो इनमें बतानी है कि इनमें से किस में सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही नाइट्रोजन एटम है। सिंगल बॉन्डेड के लिए सेम एटम्स आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। इसको देखते ही आपकी दिमाग की बत्ती जलेगी, क्या रे वाह, क्या दोनों नाइट्रोजन आ गए तो इसको आंसर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। रीजन मैंने कहा है सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जबकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ये भी आपका ना ही होगा। N2O की बात करते हैं। N2O में क्या होता है? कुछ इस तरीके से बॉन्ड आता है, N ट्रिपल बॉन्ड, N और ऑक्सीजन। अगेन सिंगल बॉन्ड नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब आप कहोगे सर फोर्थ आंसर एकदम सही है, क्योंकि बचा ही नहीं कुछ और। ऐसा नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मेरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, सेम एटम जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही मैं अगर पूछूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिलेट करना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिलेट करना है तो उसके कुछ ऑप्शंस आपको दूं, आप बता दीजिए जल्दी सोच के। जैसे एक है आपके पास O2, सेकंड ऑप्शन है आपके पास H2O2, इन दोनों में से बताइए, या फिर एक और ले लीजिए आपके लिए H2,
इसमें से बताना है सिंगल बॉन्डेड कोवलेंट रेडियस ऑफ ऑक्सीजन किससे फाइंड कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तो होगा ही नहीं, आप कहोगे कि ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन आंसर ये हो जाएगा, रीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड विद ऑक्सीजन विद सिंगल बॉन्ड, सेम एटम सिंगल बॉन्ड, SbCr। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई अपन कोवलेंट रेडियस में जब सेम एटम्स जुड़े हुए हो आपस में। अगर सेम एटम्स नहीं जुड़े हुए हैं तो उस केस में क्या करते हैं, देखिए, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स इज नॉट सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जुड़े हुए एटम्स की सेम नहीं है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसके लिए स्टीवेंसन और शूमेकर नाम से दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया, बोले इस फॉर्मूले को फॉलो करना आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या था, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा EN, और सारे डेटा ध्यान में रखने हैं, किसमें है, एंगस्ट्रॉम में है। तो उन्होंने क्या कहा, अगर दो एटम जुड़े हुए हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा पहले अपन ने किया वैसे ही हो जाएगा, D इक्वल टू RA प्लस RB, क्योंकि डेल्टा EN की वैल्यू हो जाएगी 0। सेम नहीं है तो उस केस में इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। यहां पर DAB क्या है, ये आपका एक एटम, ये दूसरा एटम, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं किसका, HCl का, ठीक है। तो DAB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ A एंड B, ये A और B के बीच की डिस्टेंस। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान में रखनी है, इसको बॉन्ड लेंथ भी बोला जाता है। बॉन्ड लेंथ कैसा, बॉन्ड लेंथ ऑफ AB, ये AB कोई मॉलिक्यूल है, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ होगी। RA क्या है यहाँ पर, कोवलेंट रेडियस ऑफ A, RB क्या है, कोवलेंट रेडियस ऑफ B, और डेल्टा EN क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन A एंड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, अगर कुछ डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग एक की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोवलेंट रेडियस को फाइंड आउट करते हैं, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस का आपको पता है क्या, कि मेटालिक क्रिस्टल होता है, जैसे लिथियम या फिर सोडियम का मेटालिक क्रिस्टल होता है, तो वो क्रिस्टल क्या होता है, इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर सबके सब आपस में क्या है, टच है, डिस्टेंस नहीं होती इनके बीच में, ठीक है। तो इनमें किसी भी दो एटम्स के जो नियर बाय हो, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ। मान लीजिए कोई एटम A है, ये A है, इसकी डिस्टेंस RA, इसकी डिस्टेंस RA, तो RA क्या होगी, इक्वल टू D/2, जहां पर D क्या है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कब, एक तो तब जब दो आइसोलेटेड एटम्स हो। आइसोलेटेड एटम कैसे, जैसे आपको पता है इनर्ट गैसेज, ठीक है ना, ये क्या होती है, आइसोलेटेड होती है, ठीक है, इनर्ट गैसेज। तो इनमें क्या होगा, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस, दोनों की न्यूक्लियस की डिस्टेंस का हाफ। अब आप कहोगे सर इसके बीच में तो इतना गैप है, अब भी D/2 कर रहे हो, और D क्या है, ये हो गई, पहले भी ये कर रहे थे, उससे पहले भी ये कर रहे थे, तो ये बात जजी नहीं, कुछ कैसे माइंड में नहीं है हुई ये बात सेट। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कोई बहुत ज्यादा नहीं होती है, बिल्कुल ही ये कहीं थोड़ी सी होती है, ठीक है। मेटालिक के केस में टच थे, कोवलेंट के केस में एक दूसरे पर जरा से ओवरलैप थे, और यहाँ पर ये डिस्टेंस दिखाने के लिए बड़ी लिखी है, बाकी ये जरा सी होती है। तो पहला केस क्या है, इनर्ट गैसेस के केस में, या फिर टू नियरेस्ट आइसोलेटेड एटम। दूसरा क्या है, अगर आइसोलेटेड नहीं है, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं Cl2 की, अब Cl2 जो गैस है उसमें अकेला Cl2 तो होगा नहीं, Cl2 के पास में एक और Cl2 भी आएगा, कैसे, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा,
इसमें क्या है, नियरेस्ट एटम ऑफ क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल। अब ये भी मॉलिक्यूल है दो, ये भी दो मॉलिक्यूल, तो कौन से मॉलिक्यूल को लेंगे वैन डर वाल रेडियस के लिए, नियरेस्ट मॉलिक्यूल। तो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल ये दो है, इसमें भी एटम कौन से लेंगे, क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट कौन से होंगे, ये वाले। तो इसके थ्रू आप यहां से क्या करते हैं, ये आ गई डी, तो यहां पर आर डब्ल्यू क्या होगी, वैन डर वाल रेडियस dy/2। ठीक है, तो वैन डर वाल के केस में ध्यान में रखना है क्या, नियरेस्ट एटम ऑफ क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि Cl2 में कौन सी रेडियस होती है। Cl2 के अंदर बात करें तो Cl2 में कोवलेंट रेडियस भी है यहाँ पे, और Cl2 में वैन डर वाल भी रेडियस है। कैसे, जब अपन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्लियर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पर और भी आता है। क्वेश्चन क्या रहता है, ये पूछ लेता है आपको कि आप बताओ ये जो तीन रेडियस है आपके पास, आर ऑफ कोवलेंट, आर ऑफ मेटेलिक एंड आर ऑफ वैन डर वाल, ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर आपको पता है, कोवलेंट के केस में ओवरलैप था, मेटेलिक के केस में एक दूसरे से टच था, और वैन डर वाल के केस में डिस्टेंस थी। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। बिल्कुल सिंपल सा केस है, आपको पता है एक तो कोई भी एटम अगर मैं ले रहा हूं, जैसे ए लिया है, ठीक है, ए क्या है, पेरेंट एटम है, उसकी रेडियस क्या है, आर की। एक मैंने ले लिया इसका कैटायनिक, कैटायनिक का मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट गया। एक मैंने ले लिया इसका आर ए माइनस, तो इनकी साइज का ऑर्डर क्या रहेगा, तो साइज का ऑर्डर रहेगा आपको पता है आर ए माइनस, आर ए, और सबसे छोटा आर ए प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया तो रिपल्सन कम हो जाएगा, रिपल्सन कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो साइज छोटी। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाइए तो रिपल्सन ज्यादा, तो उस केस में उसका साइज भी ज्यादा। थोड़ा कंसेप्चुअली अगर आप करें, जेड इफेक्टिव को लो यहाँ पे, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो यहां पर देखेंगे इसका सिग्मा है ज्यादा, इसका सिग्मा है कम, जेड तीनों का ही सेम है, तो जेड माइनस सिग्मा होता है, तो सिग्मा यहां पर कम हो रहा है, तो इधर से इधर बात करेंगे, जेड इफेक्टिव आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब साइज क्या हो जाएगी, छोटी। जेड इफेक्टिव को साइज के साथ कैसे, मोर जेड इफेक्टिव मोर अट्रैक्शन, एंड मोर अट्रैक्शन लेस द साइज। क्लियर है। तो देखिए जेड इफेक्टिव की मेजर एप्लीकेशंस यहां पर इस तरीके से यूज करनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल Mn शो मैक्सिमम साइज, Mn की साइज बतानी है। अब आप देखकर बताओगे कैसे, कौन सा बड़ा है, कि सर ये इतना बड़ा, ये सबसे बड़ा लग रहा है। अरे इसकी साइज नहीं बतानी, आपको साइज बतानी है किसकी, Mn की, मैंगनीज की। तो मैंगनीज की साइज कैसे बताओगे, मैंगनीज का चार्ज देखकर। चार्ज का मतलब उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बात तो क्लियर है, मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द जेड इफेक्टिव लेस द साइज, ठीक है। और जेड इफेक्टिव अगर कम होगा, कम कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि साइज हो जाएगी बड़ी। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, 4 to 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, फर्स्ट ऑप्शन पे। तो इसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी। ध्यान रखिएगा, आपको मैंगनीज की साइज पूछिए, तो मैंगनीज की साइज सबसे छोटी यहां पे और सबसे बड़ी यहां पे। तो मैक्सिमम साइज पूछिए, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम, उसकी साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। बड़ा ही आसान पॉइंट है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आज तक अगर बात की जाए नीट जेईई मेन में, सबसे ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही पूछी गई। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे O2 माइनस, F माइनस, Na+, Mg2+, ठीक है। इसी तरीके से बात करें S2 माइनस, Cl माइनस, K प्लस एंड कैल्शियम प्लस, इसमें ऑर्डर ऑफ साइज पूछते हैं। तो आप क्लियरली बता सकते हो क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहां पर साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
इस तरीके से आसानी से आप आंसर दे सकते हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जो जेईई मेन में जो जेड इफेक्टिव वाला क्वेश्चन था ना, वो इससे रिलेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करती है या फिर इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन पर डिपेंड करती है। अब आप ये कहोगे कि साइज सर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन तो लगता ही है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। सो इलेक्ट्रॉन सेम है, सभी का रिपल्सन इक्वल, और रिपल्सन इक्वल है तो आइसो इलेक्ट्रॉन्स के केस में अपन साइज के अंदर रिपल्सन को कंसीडर नहीं करते। किसको कंसीडर करते हैं? केवल जेड को। तो जिसकी जेड की वैल्यू ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा और साइज कम। तो देख लीजिए जेड की वैल्यू बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, तो साइज क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो कौन से फैक्टर्स हैं ये देख लीजिए आप। पहला फैक्टर क्या है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अभी बताया है, जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, साइज क्या होगा? छोटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एन सेल, सेल क्या होती है? एन की वैल्यू, जैसे फर्स्ट सेल है, फिर सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो उस केस में साइज भी आपका बढ़ता जाएगा। तो इसकी पीरियोडिसिटी बता सकते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होती जाएगी? रेडियस कम होती जाएगी। और टॉप टू बॉटम सेल की वैल्यू बढ़ती है तो उस केस में आप क्या कहोगे? साइज इंक्रीज होती जाती। क्लियर? वेरी गुड। एक्सेप्शंस की बात करें, सबसे पहले एटॉमिक साइज ऑफ इनर्ट गैस इन ए पीरियड इज मैक्सिमम। अपने पीरियड में इनर्ट गैस का सबसे बड़ा साइज होता है। कैसे? आप ये तो बता दोगे कि लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आपका हमारा नियोन। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। लेकिन नियोन का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। अब आप कहोगे सर लेफ्ट टू राइट ये तो जेड इफेक्टिव सबसे तगड़े वाला है, फिर भी इसकी साइज सबसे बड़ी कैसे हो गई? साइज इसकी सबसे बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस का साइज क्या होता है? काफी ज्यादा होता है। काहे? क्योंकि इसमें वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस की साइज अभी अपन ने जिक्र किया था, काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। आ गया वही? हाँ, ऑर्डर ऑफ रेडियस इन 3D सीरीज। 3D सीरीज में ऑर्डर की बात करते हैं। 3D सीरीज आपको पता है ये, इसमें ऑर्डर्स में बड़ी गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी अगर आपको मैं बताऊं कंप्लीट ऑर्डर की, तो देखिए 1 मिनट। हाँ, अरे भाई तुम कहां से आ गया? हाँ, देखिए लेफ्ट टू राइट इसमें क्या होता है? साइज का ऑर्डर अगर आप सिंपल वे में कंसीडर करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज कम होता जाता है। लेकिन एक्चुअल में यहां पर होता क्या है? यहां पर कुछ इस तरीके से ऑर्डर होता जाता है। ये मतलब जो FeCONI है इनका साइज ऑलमोस्ट इक्वल, बाकी लेफ्ट राइट घटेगा फिर वहां पर बढ़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि जेड इफेक्टिव ने यहां पर क्या कर दी? गड़बड़ी कर दी। आपको पता है साइज को स्मॉल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जेड इफेक्टिव होता है, और साइज को बड़ा करने के लिए सिग्मा मतलब रिपल्सन। जब डी ब्लॉक के अंदर इनका डेटा कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, क्योंकि स्लेटर यहां पर फेल हुआ था। स्लेटर कौन? जिसने जेड इफेक्टिव सिग्मा की डेटा कैलकुलेट करने के बारे में बताया था, क्योंकि एक्चुअल साइज तो इनकी फिक्स है, यही रहेगी। अब इस साइज को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन करने का ही रीजन पूछा जाता है क्या? कि स्कैंडियम टू मैग्नीशियम तक, मैग्नीज तक साइज कम होती है। क्यों होती है? तो इसका रीजन होता है क्या? जेड इफेक्टिव ग्रेटर देन सिग्मा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर जाता है सिग्मा पर, ये डोमिनेट करेगा, साइज घट रहा है। यहां पर बड़ा बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि यहां पर जेड इफेक्टिव और सिग्मा एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल आ गए होंगे। अगर यहां पर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर सिग्मा ज्यादा हो जाएगा। सिग्मा ज्यादा हुआ तभी तो साइज बढ़ेगी, और क्या रीजन हो सकता है?
जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा होते ही है, लेकिन डेटा कैलकुलेट करने के अकॉर्डिंग जब चेक किया तो साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो नो डाउट यहाँ पर सिग्मा ज्यादा पावरफुल हो गया किससे, जेड इफेक्टिव से। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? क्या ध्यान में रखना है? इनके रीजंस इस सीक्वेंस में। वेरी गुड। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13। इसमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्रुप 13 कौन सा होता है? आपको याद हो तो मैं बता दूं, बैंगन, आलू, गाजर, ईन, थैला, ठीक है ना, नहीं मिलेगा। इतनी बात करनी है। सिंपल वे में आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। साइज बढ़ती जाती है तो यहां पर आप क्या कहोगे, बढ़ जानी चाहिए। लेकिन जब डेटा कैलकुलेट किया गया तो पता चला, क्या पता चला, ये पता चला कि यहां पर साइज बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी और फिर बढ़ी। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि भाई साहब गाजर बड़ी होती है आलू से, लेकिन अब तो आलू बड़ा हो गया गाजर से। हाँ, यही तो है, गाजर बड़ी होती है आलू से, लेकिन यहां पर तो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब उल्टा करना है, उल्टा करना है, इसका मतलब आलू बड़ा हो गया गाजर से। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपको पता है, तो 3s2 3p1 होता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट अगर मैं लिखूं 3d10 4s2 और 4p1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, यहां पर अगर मैं बात करूं z इफेक्टिव इक्वल टू z माइनस सिग्मा होता है, ठीक है। अब यहां पर मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई कि इसमें d के इलेक्ट्रॉन आगे 10 और d के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग आपको याद हो तो मैंने ये बताई थी sp-df। ये जो d और f होती है इनकी क्या होती है, काफी वीक होती है, वीक होती है। इसका मतलब सिग्मा यहाँ कम, सिग्मा यहाँ कम, मतलब z इफेक्टिव ज्यादा। तो गैलियम में ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, z इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। क्यों, z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम, तो इसकी साइज यहाँ पर कम हो जाती है। माना कि ऐसा ही बात है कि ऊपर से नीचे जाने पर ग्रुप बढ़ता है तो साइज बढ़ती है, बढ़ रही थी, लेकिन यहां पर इसने क्या कर दी, गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी करते ही आलू बड़ा हो गया गाजर से। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या होता है, बिल्कुल जो अभी स्टोरी की थी मैंने क्या होता है, ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या होता है, ड्यू टू वीक शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे, ये यहां पर आपको पता है न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर अलग अलग सेल्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो फील करते हैं वो कैसे करते हैं बताइए। जैसे यहां पर अगर बात करें 6th पीरियड की बात करें तो ये 6s के इलेक्ट्रॉन, ये 5d के इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पर 4f के इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 0 या 1। 4f में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 4f1 to 14 होते हैं। और आपको अगेन वही कहानी, z इफेक्टिव z माइनस सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर किसके कारण हो रहा है, 4f के कारण, क्योंकि 4f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल अप कर रहे हैं तो इनका सिग्मा क्या होगा, वीक होगा। सिग्मा वीक होगा तो z इफेक्टिव ज्यादा, z इफेक्टिव ज्यादा तो साइज कम। यही कहानी है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन 3d के कारण, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f के कारण। तो लेंथेनॉइड्स के अंदर 4f के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर बार f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, f के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ z की वैल्यू हर बार 1 यूनिट से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसलिए होगा क्या, इसलिए होगा ये सिग्मा कम होता जाएगा, z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट साइज घटती जाएगी। सिया पर नदी प्रेम समाया, सिया पर नदी प्रेम समाया, उसने गोड से तब डाई होकर अर्ज की तुम अब लुट गए। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करनी है, आपको कम करनी है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं देखिए ध्यान से, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट यहां पर कंसीडर करते हैं अपन किसमें, 3d 4d एंड 5d। 3d से 4d जाते हैं तो साइज बढ़ती है, क्यों, क्योंकि सेल बढ़ रही है, साइज तो बढ़ेगी। लेकिन 4d और 5d की बात करते हैं तो यहां पर साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। क्यों इक्वल हो जाती है देख लीजिए, सच्चे नितराए लारा अकड़ाए टेना जरा हाफ रफू करो। तो यहां पर क्या हुआ,
यहां पर तो कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगा, लेकिन यहां से जब यहां तक आए तो क्या हुआ, F के 14 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े और 14 प्रोटॉन बढ़े। इनका तो कोई इफेक्ट था ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि रिपल्सन इनका लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि F की शील्डिंग वीक होती है। लेकिन इनका पावर ज्यादा पावरफुल था, इसका मतलब ये साइज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और साइज को घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रही थी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कम कर रहा था, इसलिए इन दोनों की साइज क्या होगी, यहां पर बैलेंस हो गई। इसलिए आपको जो ऑर्डर पूछे ना इस तरीके से, तो 3D से 4D में बढ़ा देना और इसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट कर देना। एक तो इफेक्ट ये है, ठीक है। एक और इफेक्ट लगता है, ठीक है, मेजर इफेक्ट सॉरी यही है। नेक्स्ट इफेक्ट अपन आगे बात करें। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही आसान, पता ही है। आउटर आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, हाँ ऐड नहीं रिमूव करते हैं, ठीक है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन तोड़ने के लिए, उसे क्या बोलते हैं अपन, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, बार बार इलेक्ट्रॉन निकालना। मान लीजिए कोई एटम है A गैसीय स्टेट में, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बना, A+ बन गया। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो क्या बनेगा, A गैसियस बनेगा। तो सक्सेसिव बढ़ा रहे हैं, बार बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका IE1, ये क्या है IE2, आगे होगा IE3। तो जब भी सक्सेसिव IE की बात करें तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। क्वेश्चन आ गया कि सर ऐसे कैसे, ये भी बता दूं। सिंपल सी बात, कैसे, जब भी कैटायन बनता है तो उसकी साइज छोटी होती जाती है, और साइज छोटी होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। या फिर ऐसे देख लो, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैटायन का चार्ज बढ़ता जाएगा, कैटायन का चार्ज बढ़ता जाएगा तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ा तो आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, Z इफेक्टिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? ओके, तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, पीछे वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है, फिर भी देख लीजिए। मोर Z इफेक्टिव मोर अट्रैक्शन, तो IE ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अट्रैक्शन IE ज्यादा हो जाएगी। साइज जितना ज्यादा छोटा होगा अट्रैक्शन ज्यादा, तो IE ज्यादा हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही Z इफेक्टिव ज्यादा, तो कहानी सारी यही आ रही है। मोर नेगेटिव चार्ज सॉरी कम नेगेटिव चार्ज, Z इफेक्टिव ज्यादा, Z इफेक्टिव ज्यादा, तो कहानी वही। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। कैसे, पहला है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू न्यूक्लियस। कैसे, ये मतलब आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास अगर मैं किसी सेल की बात करूं 2s है, ये 2p है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसका जो न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, मुश्किल होता है। ये सिंपल सी कंसेप्ट है। क्या ध्यान रखें, क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस कौन क्लोज रहता है, S P D F। तो अपन कह देंगे जो जितना ज्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। दो एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरिलियम और बोरोन। वैसे तो कहने को आप ये कहोगे कि सर बोरोन का Z इफेक्टिव ज्यादा है, कहाँ गया मैं, हाँ बोरोन का Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसकी IE ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर बात करें इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है, तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन, आप देखो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज तो S है, S ज्यादा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर ऐसे बात करें सेम टू सेम, ये 3s2 है, ये 3p1 है, माना कि लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव ज्यादा है, लेकिन ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और ज्यादा क्लोज होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज हायर। क्लियर, वेरी फुल फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। फुल फिल्ड का पता है, इनर्ट गैस की बात करते हैं, स्टेबल फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। ऐसी अगर हाफ फिल्ड की बात करें
तो हाफ फिल्ड को एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना गया है जिसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कंपैरेटिव ज्यादा होती है। एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये होता है आपका 2p3, ये रहता है आपका 2p4। Z इफेक्टिव O का ज्यादा है लेकिन IE ज्यादा इसी की होती है। रीजन आप सिंपल कह देते हैं कि क्या, हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन एक इसका कंसेप्चुअल रीजन अलग है, वो आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है, यहां पर इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हटाया जा सकता है। इसलिए क्या होता है 2p4 को आसानी से हट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, IE कम हो गई, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। ऐसे ही नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, तो अगेन दिस इज 3p3 एंड दिस इज 3p4। क्लियर है, वेरी गुड। अब एक बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है कॉपर और जिंक, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की कंपैरिजन करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये कॉपर है, ये जिंक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिक से भी बता दूंगा कैसे डील करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10 और ये होता है आपका 4s2 3d10। अगर मैं इनकी IE1 की बात करूं, IE1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से हटा सकते हैं आप बताओ? पहला इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और इसका यहां से निकलेगा, तो S1 और S2 में से S1 में से आसानी से निकलेगा, S1 में से आसानी से निकलेगा, मतलब IE1 की अगर बात करूं तो किसकी ज्यादा कम हो जाएगी, Cu की कम हो जाएगी, जिंक की ज्यादा। रीजन राइट साइड में S2 है। IE2 की बात करें तो कैसे हो गया IE2 की बात, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो 4s1 3d10 और ये हो जाएगा आपका 4s1 एंड 3d10। अब देखिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक तो यहां से निकलेगा, सॉरी यहां से तो हट गया, मतलब D10 से निकलेगा, एक निकलेगा S1 से। तो आप बताइए किसमें से निकालना मुश्किल है? इसमें से पहली बात एक ये तो फुलफिल्ड है, दूसरी बात ये थर्ड सेल का है, थर्ड सेल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब IE2 की जो वैल्यू है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, कॉपर की ज्यादा हो जाएगी, किससे, जिंक से। IE3 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो IE3 के लिए यहां पर हो जाएगा आपका 3d9 और ये हो जाएगा आपका 3d10। तो बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये D10 है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये कि जो IE3 की वैल्यू है वो जिंक के लिए ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का तरीका ही बता दूं आपको। पहले ज्यादा जिंक की, फिर कॉपर की और फिर जिंक की, एक सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आता है किसके लिए, कॉपर के साथ साथ क्रोमियम और मैग्नीज के लिए। तो फर्स्ट ज्यादा किसकी होगी, देखिए फर्स्ट ज्यादा होगी Mn की, सेकंड होगी क्रोमियम की और थर्ड होगी Mn की। इस तरीके से आप बाई ट्रिक भी यह ध्यान में रख सकते हो। पीरियोडिसिटी ऑफ IE आपको पता है, ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इधर जाएंगे तो इंक्रीज होगी, इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगी। रीजन साइज घट रहा है, साइज बढ़ रहा है। एक्सेप्शन इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड में बहुत एक्सेप्शन आते हैं भाई। क्यों आते हैं, एक तो इनर्ट गैस रह गई, पेनेट्रेशन इफेक्ट रह गया और साथ ही साथ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रह गया, तो इसके कारण बहुत सारी गड़बड़ी होती है। सारी गड़बड़ी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जब भी कॉन्फ़िगरेशन पूछे IE1 या IE2 तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। तो ये क्या होता है बताइए भाई, ये 2s1, ये 2s2, ये 2p1, ये p2, ये p3, ये p4, ये p5, ये p6। अगर आपसे पूछे IE1 की बात तो IE1 सबसे किसकी ज्यादा होगी, पहले तो ये बताइए, सबसे ज्यादा होगी नियोन की। रीजन सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। अब आप कहोगे कि सर हाफ फील्ड और पेनेट्रेशन वाले का क्या करें, उसको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है, जब भी हाफ फील्ड और पेनेट्रेशन की बात की जाए तो नियर बाय एलिमेंट्स में लगाना है। नियर बाय एलिमेंट्स कौन से, यहां पर तो लगेगा इन दोनों के बीच, यहां पर लगेगा इन दोनों के बीच, इतना ही चेंज करना, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखिए कैसे, नियोन के बाद कौन आ जाएगा आपका, फ्लोरीन आ जाएगा, फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा कार्बन, फिर इन दोनों में से पहले आ जाएगा बेरिलियम और फिर आ जाएगा बोरोन और फिर आ जाएगा आपका लिथियम। क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल है।
अब क्वेश्चन आ जाए कि IE2 बताना है। IE2 कैसे बताओगे? IE2 बताया जाता है एक इलेक्ट्रॉन हटा के, तो एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, यहां पर क्या बचेगा, एक 1s2, ये 2s1, ये s2, ये p1, ये p2, ये p3, ये p4, ये p5। अब आपको बताना है कि IE2 का ऑर्डर क्या होगा। कैसे बताएंगे? वही कहानी, हाथों में बुक आंखों में पानी, हाँ ये होगा। तो 1s2, यहां पर बात करें सबसे ज्यादा राइट मोस्ट का होना चाहिए, लेकिन इसका होगा, काहे? बिकॉज दिस इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा, और ये फर्स्ट सेल का बन गया, तो इसका सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा IE2 की अगर मैं बात करूं तो लिथियम। अब यहां पहुंच जाओ, यहां पर गड़बड़ी किसमें होती है? जैसे मैंने बताया, इसमें हो सकती है और इसमें हो सकती है, इनको एक्सचेंज कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो। लिथियम के बाद में आपका नियोन, नियोन के बाद में आपका फ्लोरीन नहीं ऑक्सीजन, उसके बाद में फ्लोरीन, उसके बाद में नाइट्रोजन, और फिर आएगा आपका बोरोन, फिर कार्बन, और ये आपका बेरिलियम। तो इस तरीके से आप IE2 कैलकुलेट कर सकते हो। IE3 की बात की जाए तो एक और इलेक्ट्रॉन हटा दो और सेम टू सेम यही कंसेप्ट लगा दो। ओके, हाँ अब एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम, जैसा कि आपने अभी बात की थी, एल्यूमिनियम और गैलियम, आलू और गाजर, एक्सेप्शन आ गया तो आलू बड़ा हो गया था, ठीक है। साइज की बात करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम में ऐसा कुछ होता है, आलू बड़ा हो गया था। लेकिन अब अगर इनकी IE की बात करें तो IE का ऑर्डर तो उल्टा हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि साइज का जस्ट अपोजिट होता है क्या? क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ने बहुत सारी गड़बड़ी की थी, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी को तो बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है देखिए, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये 3D और ये 4D और ये 5D, साइज यहाँ पर बढ़ती है और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन ये तो बात थी किसकी? साइज की। लेकिन अगर अपन IE की बात करेंगे ना, है ना, तो 4D और 5D में पता है किसकी ज्यादा हो जाती है? 5D की ज्यादा हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। रीजन? बिकॉज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अफेक्ट IE स्ट्रांगली, ठीक है। साइज को भी अफेक्ट करता है, लेकिन साइज की कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत पावरफुली अफेक्ट होती है, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जब भी IE की बात करें तो 5D वालों की आपको ज्यादा कर देनी। इसके साथ साथ ये दो जगह और भी प्रभाव डालती है, कहां कहां? इंडियम और थैलियम। देखिए थैलियम सबसे नीचे का एलिमेंट है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो TL तक जब पहुंचेंगे तो वहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या? एक जेड इफेक्टिव है, पावरफुल, वो साइज को भी कर सकता है, IE को भी कर सकता है, लेकिन साइज को करता है लेकिन इतना नहीं कर पाता कि साइज चेंज हो जाए, इसलिए अपन ने वहां पर साइज के लिए इसकी बात नहीं की थी। लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है सबसे नीचे के एलिमेंट में। कहां पर? सबसे नीचे के एलिमेंट में। देखिए ये सबसे नीचे के एलिमेंट है, तो अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जेड न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हटाना जरा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ना इंडियम और थैलियम वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर बनता है। ध्यान से देखिए कैसे, आपको पता है ये बैंगन आलू गाजर इन थैला। साइज की बात करें, मैं एक बार फिर से IE के लिए भी लिख देता हूं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो साइज की अगर बात करें, पहले मैं साइज को कंसीडर करता हूं, तो ये साइज बड़ा था, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो गया था। लेकिन IE की बात करें तो इसका अपोजिट ये जाएगा, इसका अपोजिट ये जाएगा, इसका अपोजिट ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो इस पर ज्यादा हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है किसका? IE का, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कीप इन योर माइंड। एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस कैसी? एप्लीकेशंस का मतलब IE की हेल्प से अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो क्या क्या नहीं कर सकते देखिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स,
मेटलिक करेक्टर, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिड्यूसिंग नेचर। क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है ना। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो मेटल क्या हो जाएगी, M+ बनेगी, इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना। नेक्स्ट है मेटलिक करेक्टर। मेटल्स की जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, क्लियर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो कोई भी मेटल तब ज्यादा रिएक्टिव होती है जब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सके। तो एक बात देखिए, इन तीनों पॉइंट्स में एक ही बात हो रही है, मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है और मेटल के इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात हो रही है, तीनों एक ही बात है। तो तीनों में मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो इलेक्ट्रॉन को लूज आसानी से कब करेगा, जब IE ज्यादा हो या कम हो, बोलिए। तो IE क्या हो, कम हो। तो इनमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/IE, ठीक। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है, दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। और खुद का ऑक्सीडेशन होना मतलब पॉजिटिव पावर बढ़ाना। और पॉजिटिव पावर कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो। और इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कब होगा, जब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थी। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीट, DPP और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आए हुए। क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना, देखिए। इफ देयर इज वेरी लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी IEN एंड IEN+1, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी n। इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव IE दी हुई, जैसे न्यूमेरिकल आपके पास, इसमें क्या दिया, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। देखिए कैसी, ये IE1 है, IE2, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब इनमें से किसी दो आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में लार्ज जंप हो, लार्ज जंप मतलब एनर्जी गैप लार्ज, यहां पर देखें तो 150 से 400 के बीच में कुछ बड़ा नहीं है, कितना है, 250 है, 250। यहां पर लगभग 300 का है, लेकिन यहां पर देखें तो कितने का है, बोलिए, लगभग 1100, और यहां पर लगभग 400 का। तो सबसे ज्यादा लार्ज एनर्जी गैप यहां पर आया है। तो लार्ज एनर्जी गैप जहां पर भी हो वहां से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटने के बाद एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, और उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, 3। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से हटे, लेकिन 4th इलेक्ट्रॉन नहीं हटा। क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट विल बिलोंग टू विच ग्रुप, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं, ग्रुप नंबर, बोलिए, 13, या फिर आपका 3A, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, बोलिए, वैलेंसी होती है 3। क्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल इज, तो मेटल ये थी आपकी, ग्रुप 3rd था, वैलेंसी 3। क्लोराइड का फॉर्मूला पूछे तो क्या बता दोगे, MCl3। ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछे तो M+3O2- तो क्या बन जाएगा, M2O3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब आपको देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन जैसे IE में बताया था, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पर, एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर जो एनर्जी चेंज आता है उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। अब आपके साथ एक कंफ्यूजन रहती है कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दोनों टर्म्स में डिफरेंट है, एक माइनस का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक थर्मोडायनेमिक एनर्जी टर्म है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्या कंसीडर करते हैं, -ΔHEg। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सिंपल सा केस है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए क्या, जैसे एक आपके पास सीक्वेंस है Cl से Cl- और एक है नियोन से नियोन माइनस। यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ΔHEg और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है।
आपको पता है Cl में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो Cl माइनस बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज एनर्जी को अपन नेगेटिव के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सोथर्मिक सिस्टम है। नियोन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा आसानी से। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दिस इज इनर्ट गैस एंड ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये सिस्टम क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी की टर्म्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो इसको क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? पॉजिटिव है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नेगेटिव। तो ये कह सकते हैं कि Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा सकता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। आपको कहीं नियोन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा सकता है क्या? तो नहीं, इसलिए इसकी एफिनिटी क्या है? नेगेटिव है। और ये यहाँ पर एनर्जी की टर्म्स आ गई कि ये एनर्जी रिलीज्ड है और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है। क्लियर? ठीक है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब बार बार इलेक्ट्रॉन जोड़ना। तो जैसे मैंने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो Eg1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, सेकंड Eg2, अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो A3 माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा H Eg3। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट क्या है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे Eg1 की बात करूं, वो मैक्सिमम एलिमेंट इज नेगेटिव एज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सही बात है। जब ये पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक ये सिस्टम होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैसेस ऐसे एलिमेंट है जिनमें अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो हटाने के लिए पहला इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको बाहर से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। रीजन है इनका, एक तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन और एक साइज स्मॉल, ये दोनों फैक्टर लग जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है Eg2, Eg3 या फिर इसके ज्यादा, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनायन बन जाता है और एनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो सकता है। फिर भी आप ऐड करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी दोगे तो एंडोथर्मिक सिस्टम। क्लियर? गुड। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं? जेड इफेक्टिव और साइज। जितना छोटा साइज होगा, ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितना छोटा साइज है तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जैसे इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो स्ट्रेंथ के साथ जुड़ेगा, और जितनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ेगा, जितना जोर से थप्पड़ पड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कब होगी? जब या तो साइज छोटा या जेड इफेक्टिव ज्यादा, क्योंकि मोर अट्रैक्शन मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पर जरूर गड़बड़ी आती है, लिथियम और बोरोन। लिथियम और बोरोन के अंदर कैसी गड़बड़ी? लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया, बोरोन, इसको तो आप हटा ही दो। क्यों हटा दो? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन S2 वाला, तो ये तो पॉजिटिव होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है और ये क्या है आपका 2p1। अब यहाँ पर पेनिट्रेशन इफेक्ट कैसा? तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो इसमें ऐड होके आएगा कहाँ पर? 2s2, ये न्यूक्लियस के क्लोज है। इसमें ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा 2p2। तो इन दोनों में कंपेरेटिव बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, और मोर क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसके कारण लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो ज्यादा हो जाएगा, किससे? बोरोन से। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं सारे एलिमेंट्स कंसीडर करता हूं यहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सबसे पहले आपसे पूछे कि ऑर्डर बताना है आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में 4-5 ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान से देख लीजिएगा विद रीजन। तो नियोन की बात करें, सबसे कम नियोन का होगा। क्यों होगा नियोन का कम? बताइए। नियोन का इसलिए कम होगा क्योंकि इसकी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम। इसकी तो उल्टी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? नेगेटिव। जितनी ज्यादा रिलीज, जितने ज्यादा नेगेटिव, उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन नियोन
बेरिलियम और नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी नेगेटिव की बजाय क्या होती है, पॉजिटिव। तो इन तीनों की सबसे कम रहेगी। ये तो पता चल गया कि ये सबसे स्टेबल है। इन दोनों में क्या कहेंगे, दोनों की कम है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, दोनों की पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा किसकी होगी, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव लगेगा, और जेड इफेक्टिव लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेरिलियम से ज्यादा नाइट्रोजन। तो यहां पर आ जाएगा बेरिलियम और ये आ जाएगा नाइट्रोजन। अब लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर बताना है, लेकिन फिर से लिथियम और बोरोन के अंदर पेनिट्रेशन वाली बात, होना बोरोन का चाहिए लेकिन हो जाएगा किसका, लिथियम का। तो यहां पर आ जाएगा बोरोन और फिर लिथियम। इसके बाद में बचा हुआ आप ऑर्डर लगा दें, जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है तो कार्बन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें गड़बड़ी भी यहाँ बहुत ज्यादा है। ये देखिए, ये पेनिट्रेशन वाला, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला, और ये हो गया क्या आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, उसके कारण अपन ने कंसीडर कर लिया। इन ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 ए पी ब्लॉक के अंदर इन ग्रुप्स की बात करें तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहां पर देखिए, आपको पता है कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन। इसके नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक, तो इनमें होना क्या चाहिए, टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्ट साइज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां पर क्या होता है, यहां पर 3p वालों का ज्यादा हो जाता है सेकंड पीरियड से। ऐसा क्यों, देखिए आपको पता है ये सेकंड पीरियड है तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो 2p में ऐड होता है, 2p1 2 3 4 5। इसी तरीके से इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो किस में होता है, 3p में होता है। तो साइज ज्यादा है तो इसका कम होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, देखिए 2p की साइज क्या होती है, बहुत छोटी है, और 3p की साइज बड़ी है तो p ऑर्बिटल। ये तो क्लियर बात है कि p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन ये 2p की साइज क्या रहती है, स्मॉल रहती है। साइज स्मॉल होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बताइए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर वाले बोलेंगे अरे भाई साहब हम बैठे हैं ऑलरेडी, जगह कम है, आप कहां से आओगे। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा नहीं होती तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ता और अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होती और इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती। लेकिन ये जुड़ना चाहता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसका साइज छोटा है, लेकिन साथ साथ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी लगा रहे हैं। लेकिन इससे होगा क्या, तो जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी, और जितनी नहीं होगी इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी कंपैरेटिव कम हो जाती है 3p से। क्लियर है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहां पर आप ध्यान से डील करो। अब कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ऑर्डर है जिसकी मैं यहां पर बात करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले जैसे यहां पर ही अपन ने बात की है किन किन की, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसके बाद में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इनकी तो आपस में आपको पता है, लेकिन कई बार क्या होता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि इन 4 का ऑर्डर बताओ, इन 4 का बताओ, इन 4 का बताओ। तो आपको एक रूल फॉलो करना है, एन का। एन कैसा, या तो ऑर्डर इस तरीके से होगा और या फिर ऑर्डर इस तरीके से। कैसे बताओगे, इन चारों में आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा किसका है बताइए, इसका है, तो यहां से एन बना दो, ये ज्यादा और ये कम। इन 4 में पूछे तो आपको पता है सल्फर का ज्यादा तो ये ऑर्डर बना दो। इन 4 में पूछे तो आपको पता है ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, एन और पी तो इनका कम। इन 4 में पूछे तो अगेन राइट वालों का ज्यादा होता है, राइट वालों का ज्यादा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्डर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप काफी ऑर्डर बना सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऑर्डर तो ये होगा। इसके साथ साथ कई बार इनसे रिलेटेड पूछ लेता है FCl-Bri हैलोजन्स का। तो हैलोजन का जो ऑर्डर रहता है वो क्या होता है, ClF-Bri। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, इन दोनों का तो आपको पता ही है ऐसा क्यों हुआ, पेनिट्रेशन वाला, अदरवाइज FCl-Bri आता, ऊपर से नीचे साइज कम तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से इस फैमिली का भी पूछ लेते हैं। इस फैमिली का जो ऑर्डर आता है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ इस तरीके से आता है। इसमें जो फ्लोरीन था वो 2 नंबर पे पहुंच गया, लेकिन 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 इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो लास्ट पे पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी एक तो साइज को कंसीडर किया जाता है, जेड इफेक्टिव को कंसीडर किया जाता है, टू हर एक ऑर्बिटल की साइज कंसीडर की जाती है, और उस को कंसीडर करने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखा जाता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड होता है उससे ये ऑर्डर डिसाइड होता है। तो उससे ये ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंच गया। तो ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजन है, आपको ध्यान में रखने हैं, जिस तरीके से बताएं याद भी रख सकते हो। कैसे? ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। सस्तो कलफबरी, कलफबरी कैसे? कलफ बरी हो गया, फिनिश। सस्तो से टी ओ से टी। अब आप कहोगे सर ऐसे कंसेप्ट्स नहीं हो पाती, ये ट्रिक्स है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जहां पर भी आपको कंफ्यूजन हो इनऑर्गेनिक में, आप ट्रिक्स को जरूर हेल्प लें। ट्रिक को हेल्प लोगे तो उस ऑर्डर को आप बहुत आसानी से डील कर सकते हो। ठीक है, तो 2 कंफ्यूजिंग ऑर्डर थे तो मैंने ये यहाँ पे आपको बता दिया। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या क्या यूज होते हैं आपको पता है। राइट साइड वाले नॉन मेटल्स का करेक्टर इलेक्ट्रॉन लेने का, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर्स की नेचर क्या होती है? डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का यहाँ पर क्या है? जितना ज्यादा एक्सेप्ट करेगा नॉन मेटेलिक करेक्टर है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल जितने ज्यादा एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो वो क्या होता है? उतना ही अच्छा नॉन मेटल है और उतनी ही उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी रहती है। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ईए ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम क्या होता है? मम्मी पापा एटम। कैसे? आपको कहे कि एक तो Cl माइनस, एक कहे कि Be माइनस, ठीक है ना, जैसे इक्वेशन दे दिया, ये Cl माइनस और एक है Be माइनस। इनमें से स्टेबल कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कौन सा एनायन स्टेबल है? तो ये वाला स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 80 खासी है और इसके पेरेंट एटम कौन है? Be, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। इसका मतलब ये वाला बेटा क्या हो गया आपका? स्टेबल हो गया। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। खुद का रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ना, और इलेक्ट्रॉन कब आसानी से जुड़ेगा? जब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हो, ज्यादा हो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अपन ने एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन दिस इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे ये कोई बॉन्ड है, अभी तक अपन ने बात की आइसोलेटेड प्रॉपर्टी की है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी। ये क्या होती है? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है? जब किसी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड के ऊपर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपनी तरफ खींचने का जो पावर होता है उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा? जिसका पॉजिटिव पावर ज्यादा होता है। इसका पॉजिटिव पावर, इसका नेगेटिव पावर। इसका पॉजिटिव पावर ज्यादा है तभी तो इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश की। इसका पॉजिटिव पावर कम है इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ कम खींची। तो ध्यान रखना है, जिसका पॉजिटिव पावर ज्यादा और जो पॉजिटिव पावर होता है उसी को ही अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? देखिए, ये जो प्रॉपर्टी है बॉन्डेड एटम्स की प्रॉपर्टी है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग कंडीशंस लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट एंड परसेंट एज करेक्टर। बॉन्डिंग कंडीशंस पर डिपेंड करेगी और बॉन्डिंग कंडीशंस अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की फिक्स नहीं होती है। किन फैक्टर्स पर? जेड इफेक्टिव। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का पावर। इलेक्ट्रॉन्स को कोई एटम अपनी तरफ कब खींचेगा? जब उसका पॉजिटिव पावर ज्यादा। और पॉजिटिव पावर ज्यादा कब? जब जेड इफेक्टिव ज्यादा, जब साइज कम, जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, जब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम। और लास्ट है परसेंटेज करेक्टर। अब आप कहोगे कि सर परसेंटेज करेक्टर को कैसे रिलेट करेंगे? ये सारी तो बहुत आसान बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज को बताता हूं मैं यहाँ पे।
आपको ये तो बात पता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एक sp है, एक sp2 है और एक sp3 है। परसेंट एस करेक्टर इसमें सबसे ज्यादा है, कितना परसेंट है? 50%। इसमें कितना है? 33%। और यहाँ पर कितना है? 25%। ठीक है। एक बात आपको ये भी पता होगी, एक तो होता है आपका s ऑर्बिटल, एक होता है p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल की साइज क्या होती है, मतलब साइज या रेडियस क्या होती है? छोटी होती है। s ऑर्बिटल छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा है, मतलब इनकी साइज क्या होगी? कम होगी। तो जिसमें परसेंट एस करेक्टर ज्यादा उसका साइज कम, और जिसका साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बात क्लियर है? तो परसेंट एस करेक्टर ज्यादा, साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब ये क्वेश्चन है 2 आसान से। इसमें बोला है किस जैसे Mn की इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो कैसे चेक करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखें +7, +6, +2 एंड +4। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट में देख लीजिए, मिनिमम पूछा है, तो ये -1, ये +3, ये +5 एंड दिस इज +7। मिनिमम किसकी हो गई? इसकी हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पावर सबसे कम है। क्लियर? वेरी गुड। और पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है पीरियोडिसिटी का मतलब लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ता है, En बढ़ेगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेटिव डेटा है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसकी कुछ स्केल्स है, कुछ डेटा है, जो 2 इंपॉर्टेंट स्केल है, वैसे 3 होती है, अपन 2 को स्टडी करेंगे जिनसे क्वेश्चंस रहते हैं। पोलिंग स्केल, पोलिंग कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा को मेजर करने के लिए क्या किया कि फ्लोरीन जो एलिमेंट है उसकी फिक्स कर दी En कितनी? 4.0। फिर क्या किया? फिर उन्होंने कैलकुलेट की कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किससे? एक फॉर्मूला दिया, एनर्जी फॉर्मूला। ठीक है। उस एनर्जी फॉर्मूला को अप्लाई करके कुछ बहुत सारे अपने जो एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा कैलकुलेट किया, और वो डेटा कुछ इस तरीके से है। आपको पता है, ये तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं 1.5 से बढ़ता है, इधर जाते हैं तो 1.3 से बढ़ता है। ये पोलिंग स्केल में कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन आए ना किस पर बेस्ड है, तो आप किस पर बताओगे? एनर्जी फॉर्मूला पर बेस्ड है, एनर्जी पर। बस इतना ध्यान रखना है, फॉर्मूला नहीं करना, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है जो आज तक नहीं पूछा गया, न पूछा जाएगा। सेकंड है मोलिकन स्केल। मोलिकन स्केल में उन्होंने क्या किया, एक जो साइंटिस्ट थे मोलिकल, उन्होंने बोला कि IE + EA/2 दोनों के एनर्जी का जो एवरेज होता है उसे ही मेरे अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। लेकिन ध्यान में रखना है ये दोनों डेटा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में हो, किलो जूल पर मोल में है तो इसको कन्वर्ट करोगे फिर फाइंड करोगे तभी आंसर आएगा। क्लियर? पोलिंग ने और मोलिकन में आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। क्या होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग की होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मोलिकन की होती है वो 2.8 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप पोलिंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड की नेचर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है तो उसे कहेंगे प्योर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे Cl और Cl, जिसे क्या कहें, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिफरेंस ज्यादा नहीं, एक की ज्यादा एक की कम है, जैसे ये HCl, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, तो इसे क्या कहें, कोवलेंट बॉन्ड है लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर गैप बहुत ज्यादा आ जाए, मतलब एक तो बहुत कम वाला और एक बहुत ज्यादा, जैसे NaCl, तो एक पर प्योर पॉजिटिव चार्ज, एक पर प्योर नेगेटिव चार्ज, जिसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो बॉन्ड की पोलैरिटी को डिसाइड करने में इसका यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम पोलर एंड आयनिक करेक्टर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है इसका डेटा कितना होता है, 2.1, इसका 4.0, सब करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1.9 के अराउंड आएगा। इसकी बात करेंगे N और Cl का लगभग बराबर होता है तो 0। FOCl तो इसका 3.0 और इसका लगभग कितना होता है, अबाउट 2.5 के अराउंड,
तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसका 4.0 लेकिन इसका 3.0, तो 1 के अराउंड आएगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है, इसका मतलब जहाँ डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पर पोलर कैरेक्टर या फिर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। अब इसके साथ साथ कंफ्यूजन आ जाती है कि कैसे कैलकुलेट करें कोई भी बॉन्ड कोवलेंट है या कोई भी बॉन्ड आयनिक। तो उसके लिए क्या किया, दो साइंटिस्ट थे हैनी स्मिथ, उन्होंने एक फॉर्मूला बताया 16 डेल्टा En प्लस 3.5 डेल्टा En स्क्वायर। इसमें क्या होता है देखिए, अगर जो फॉर्मूले से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो 50% से ज्यादा है तो उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और 50% से कम है तो उसे बोलते हैं कोवलेंट। क्लियर है? और इस डेटा को अप्लाई करने के बाद कैलकुलेट करके बता दिया, जनरली क्लासेस में नहीं बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.1 से ज्यादा है उसे आयनिक बोलते हैं, और 2.1 से कम है उसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट है। अब आप कहोगे सर हमने तो केमिकल बॉन्ड में 1.7 पढ़ा था। 1.7 जो पढ़ा था वो पोलिंग जी ने बताया था और ये हैनी स्मिथ ने बताया। क्लियर है? एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपको बताया है कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताने हैं। तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे? 16 डेल्टा En, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, वैल्यूज पुट करोगे। वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मैं बता देता हूं HF और AlCl3 ये दोनों कोवलेंट है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर लेस देन क्या आएगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 50%, और इसमें क्या आएगा? मोर देन 50% दोनों में, तो ये क्या हो जाएंगे? आयनिक हो जाएंगे। और इसका तो बहुत ही ज्यादा आएगा भाई। क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा En तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो 2.1 का डेटा देखकर। ठीक। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स की नेचर बतानी है। कुछ ऑक्साइड है जैसे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आ गए यहाँ पर। एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? जो स्वाद में खट्टे हो, हैं? यही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? रिलेट करना है अपने को। एक तो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं, एक नॉन मेटल्स। मेटल इधर है, नॉन मेटल इधर है। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, जैसे किसके नॉन मेटल्स कौन कौन से होती है? जैसे सल्फर हुई, क्लोरीन हुई, आयोडीन हुई, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। लेकिन फिर भी ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन ये क्या अपने हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो कुछ मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए। बेसिक ये गलत टाइप कर दिया यहाँ पर। बेसिक कौन से होते हैं? लेफ्ट साइड के। ठीक है, कौन से होते हैं? लेफ्ट साइड के, जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है ना, लिथियम हुआ, ये सारे क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। न्यूट्रल्स कौन होते हैं? जिनकी पीएच क्या होती है? 7.0 के अकॉर्डिंग, जैसे CO, NO, N2 और H2। आपने H2 को एम्फोटेरिक भी पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, एकदम सही है। डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, तो इसको आप न्यूट्रल भी कंसीडर करेंगे और एम्फोटेरिक भी, डिपेंड करेगा ऑप्शंस क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। इस ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हो कौन कौन से होते हैं। सुनो, SNO, SNO2, जनाबे ZNO, आली Al2O3, V2O5, वे सब Sb2O3, पंजाबी PbO एंड PbO2, मन MnO2, से का कुछ नहीं है, गाते Ga2O3, है का कुछ नहीं, As2O3, करते Cr2O3। तो ये मैंने कुछ ऑक्साइड्स लिखे हैं इस ट्रिक की हेल्प से। सुनो जनाबी आली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, आइस करते हैं। तो ये क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा एम्फोटेरिक है, तो आप इनको ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज ऑक्साइड ऑलवेज एम्फोटेरिक। कैसे? Zn का Be का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? BeOH ट्वाइस। Al का क्या हो जाएगा? AlOH थ्राइस। तो इस तरीके से इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक, एक मिनट थोड़ा जलपान कर लेते हैं, तब तक आप इसको देखें।
हेलो 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 हेलो। ओके, सो एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड एंड मेटल हाइड्राइड। ये क्या नई बला आ गई, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं ऑक्साइड। ऑक्साइड आपके मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड भी हो सकते हैं, दोनों की स्टडी होगी। मेटल लेफ्ट और ये राइट। हाइड्रोक्साइड कौन होते हैं? मेटल के साथ जब OH बॉन्ड लगता है तो उसे मेटल हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, बेसिक होते हैं जनरली। ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जब नॉन मेटल के साथ OH बॉन्ड जुड़ता है, जैसे आपका HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड। मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं? लेफ्ट साइड, जैसे मेटल हाइड्राइड कौन से होंगे? जैसे लिथियम हाइड्राइड, NaH, KH। इन सब की अपन नेचर के बारे में अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखिए किस तरीके से अपन रिलेट करते हैं। कंसेप्ट को मैं डील कर रहा हूं सबसे पहले हाइड्रोक्साइड से। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कोई हाइड्रोक्साइड आपके पास AOH, एक आपके पास BOH, अलग अलग एलिमेंट है। अब आपको बताना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, या कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा मोर बेसिक है, ये डील करना है। तो हाइड्रोक्साइड्स से अपन डील करेंगे, फिर मैं सभी को इसके साथ रिलेट करवाऊंगा, ठीक है ना। आप हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं अगर मेटल के हैं ये, अगर नॉन मेटल के हैं तो ऑक्सी एसिड होंगे, क्लियर। अब ये डिपेंड करता है किस पर? इस बॉन्ड पर। ये जो बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है, जहां से ब्रेक होगा उसी से अपन एसिडिक बेसिक नेचर डिसाइड करेंगे। अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए तो ये ब्रेक होगा किसमें? AO- प्लस H प्लस हो गया, मतलब ये क्या हो गया? एसिड हो गया। अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा B प्लस OH माइनस, इसका मतलब है ये बेसिक है, ठीक है। अब बात ये हो गई कि ये ब्रेक कैसे होगा, अपने को कैसे पता चला कहां से ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने का जो सिस्टम है वो कैसे ध्यान में रखेंगे? जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है ना, जहां पर डेल्टा EN ज्यादा, वहीं से ब्रेक होता है। अगर यहां से डेल्टा EN ज्यादा है, मतलब डेल्टा EN ऑफ OH इज ग्रेटर देन डेल्टा EN ऑफ AO, तो यहां से ब्रेक होगा। ये ब्रेक कहां से होगा? यहां से होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर ये डेल्टा EN ज्यादा था, ठीक है। अब आप कई बार डेटा से कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और इसकी कितनी होती है बताइए? 3.5, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो गया? देखिए 2.5 और 2.1, ये हो गया यहां पर आपका 1.4, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये जो डिफरेंस है यहां का, ये लेस देन 1.4 होना चाहिए, और यहां वाला डिफरेंस जो होगा ना, ये 1.4 से ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा? लेस देन 1.4। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 से ज्यादा हो, वहां से इसको क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। यहां ज्यादा हुआ है तो यहां से ब्रेक, यहां पर कम हुआ है तो ये ब्रेक, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही साथ देखो, इससे भी एक इंटरेस्टिंग मेथड आपको बता देता हूं, ठीक है। 1.4 के चक्कर में नहीं पड़े। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बात करें, एक तो लेफ्ट साइड का मैटर है, एक राइट साइड का मैटर है, यही तो होता है। ध्यान दीजिएगा, एक लेफ्ट साइड मेटल, राइट साइड नॉन मेटल। लेफ्ट साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बोलिए? कम। राइट साइड वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा। और राइट साइड में जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं, क्लियर है। तो राइट साइड वाले एसिडिक, लेफ्ट साइड वाले बेसिक। तो आप यहां से बता भी सकते हो A और B के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम और किसकी ज्यादा है। कैसे? यहां पर इसका H प्लस साइन रिलीज हुआ, मतलब ये क्या है? एसिडिक है। और एसिडिक है मतलब इसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर क्या है? ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड की, सेकंड क्या है? बेसिक। बेसिक होता है लेफ्ट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो यहां से पता भी लग सकता है, देखिए ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा, तो यहां से ब्रेक।
यहां पर बात करें तो इसकी भी ज्यादा, इसकी भी ज्यादा, इसलिए यहां से ब्रेक नहीं हुआ, कहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो ब्रेक करने के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेफ्ट साइड क्या बेसिक, राइट साइड एसिडिक। अब देखिए ये तो बात हो गई, मैंने अभी बता दी किसकी, हाइड्रोक्साइड की। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे बाकी सबके साथ, तो देखिए इसको रिलेट कर सकते हैं अपन मेटल के हाइड्राइड के साथ। मान लीजिए कोई मेटल का हाइड्राइड लिया मैंने LiH, इसको जब H2O में डालेंगे तो क्या बनेगा बताइए, LiOH बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ये बन गया तो इसकी एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ये हाइड्राइड आ गया ना, मेटल हाइड्राइड। ऑक्साइड की बात करें, ऑक्साइड कौन सा ही हो आपके पास, अगर ये है मेटल का ऑक्साइड, अगर इसको वाटर में डालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, CaOH ट्वाइस, बन गया। इसी तरीके से कोई भी नॉन मेटल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया क्या, Cl2O प्लस H2, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको वाटर में डाला है तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 - 1, जैसे HClO प्लस HClO2 -+1। एक मिनट बैलेंस कर लेता हूं मैं, ठीक है, ये नहीं जाएगा, इतने बनेगा। ठीक है, तो ये इसका ऑक्सी एसिड बन गया। तो इसमें भी क्या आ गया, देखिए आपके पास OH बॉन्ड है, इसमें भी OH बॉन्ड, मतलब ऑक्साइड कोई से भी हो, चाहे मेटल के हो नॉन मेटल के हो। हाइड्राइड कौन से, केवल मेटल के। और ऑक्सी एसिड तो आपका ये आ गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्स OH बॉन्ड जिसके अंदर आ गया उसका आप कंसेप्ट लगा सकते हो, कौन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली। तो अब इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये तो सर H2O में, लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात तो ये है जब भी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे इन सब की तो एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, और एक्वस में डालते ही चाहे ऑक्साइड हो या हाइड्राइड हो सबके साथ OH बॉन्ड आ जाएगा। और OH बॉन्ड आ गया तो आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे अभी जो AOH और BOH वाली अपन ने लगाई है, जहां पर डेल्टा इन ज्यादा वहां से ब्रेक कर लोगे, H+ जाएगा तो एसिड, OH जाएगा तो बेसिक। H+ जाएगा इसका मतलब क्या है, राइट साइड का नॉन मेटेलिक है, और OH जाएगा इसका मतलब लेफ्ट साइड का बेसिक एलिमेंट मेटल का है। क्लियर। अब आपको यहां पर कुछ एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर बताने। ऑर्डर को कैसे डील करोगे, बहुत आसान है। ठीक है, इसकी पीरियोडिसिटी देख लीजिए। पीरियोडिसिटी आपको एक बात तो इससे क्लियर ही हो गई होगी, कैसे, इधर मेटल है, इधर आपकी क्या है, नॉन मेटल है। एसिडिक कौन सी है, ये, इधर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बोलिए, बढ़ेगी, और बेसिक क्या होगी, जस्ट अपोजिट, घटेगी। यहां पर बात करें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, और बेसिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये पीरियोडिसिटी आपको ध्यान में रखनी है, लेफ्ट टू राइट। कंफ्यूज हो जाओ तो याद रख लेना, लेफ्ट वालों का नाम क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन मतलब बेसिक, लेफ्ट वाली बेसिक है तो नो डाउट राइट वाली क्या होगी, एसिडिक होगी। तो देख लीजिए, लीना की रब से प्रयाद टॉप टू बॉटम है, बेसिक पूछा है, लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ती है, टॉप टू बॉटम एसिडिक घटती है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ यहां पर क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट है एसिडिक एलिमेंट, देखिए कहां से कहां है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट आपको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ेगी। नेक्स्ट सिलिकॉन, फॉस्फोर, सल्फर, क्लोरीन, अगेन लेफ्ट टू राइट है और लेफ्ट टू राइट एसिडिक पूछा है तो यहां पर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पूछा है बेसिक, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ, लेफ्ट टू राइट एसिडिक बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम एसिडिक घटेगी, और टॉप टू बॉटम बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अरे भाई सारे बढ़ रहे हैं यहाँ पर तो। नेक्स्ट है ये एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डी ब्लॉक के जरूर है लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। क्लियर। तो लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम कंसेप्ट लगाना है सबके लिए। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ सेम सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो वही क्या करेंगे तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल एटम अगर सेम है तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो देखिए
अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, पॉजिटिव पावर बढ़ा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी एटम की बढ़ी, अभी अपन ने बात किया था OH वाला, देखिए, ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहां पर भी वही बात होगी एक तरीके से कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो इन सभी के एसिडिक स्ट्रेंथ को अपन अगेन पीछे वाले कंसेप्ट के साथ रिलेट करवा सकते हैं, जिसकी ईएन ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +2, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ सभी की एसिडिक है, तो बता देते। यहां पर बात करें तो अगेन वही कंसेप्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। लेकिन किंतु परंतु ये बड़ा इंपॉर्टेंट गड़बड़ घोटाला है, यहां पर H3PO2 की ज्यादा होती है इन सब से। क्यों ज्यादा होती है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए बता देते हैं आपको इसका रीजन। देखिए, ये H3PO2, PO3, PO4 का कंसेप्ट क्या है। ये जो H3PO4, H3PO3 और H3PO2 है, यहाँ पर सभी से एक एक H+ आयन हटाने के बाद का काम देखिए क्या है। एक एक H+ आयन हटाएंगे तो ये यहाँ पर जाएगा H3PO3 माइनस, और ये होगा PO4 स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई अपनी। ठीक है, इसमें से हटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा H2PO4 माइनस, यहां पर क्या बचेगा H2PO3 माइनस, और यहां पर क्या बचेगा H2PO2 माइनस। इसके स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगी, P डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ जाएगा आपका OH माइनस। इसमें क्या आएगा P डबल बॉन्ड OH, O माइनस और OH। यहां पर बात करेंगे तो P डबल बॉन्ड OH H और नेक्स्ट P डबल बॉन्ड OH, और यहां पर डायरेक्ट आ गया O माइनस। अब यहां पर ये है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए यहां पर गड़बड़ी क्या होती है, गड़बड़ी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अगर इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं यहां पर, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रही है 1 and 1 2, और नॉन इक्विवेलेंट बन रही है 1 एक इसके साथ और एक इसके साथ। यहां पर बात करें तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है इसके साथ, कितनी बन रही है, ये आपस में बना रही है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। नॉन इक्विवेलेंट इसमें कितनी है बताइए, एक इसके साथ है और एक इसके साथ है। इसमें इक्विवेलेंट कितनी बन रही है, एक बन रही है, नॉन इक्विवेलेंट एक भी नहीं है। तो इक्विवेलेंट तो तीनों में ही एक है, नॉन इक्विवेलेंट इसमें 0 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है 2 है। तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर किसी स्ट्रक्चर में बनती है तो उसकी स्टेबिलिटी को कंपैरेटिव कम करती है। तो सबसे स्टेबल एनाइन कौन सा होगा, ये हो गया, और सबसे ज्यादा स्टेबल एनाइन ये, और सबसे स्टेबल कम स्टेबल एनाइन ये। तो जिसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए यहां पर आपको पता लग गया है कि यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, बाकी सभी में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग डील करना है। ये एक्सेप्शनल है केस है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है MnO MnO2, ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पर आपको पता है डायरेक्ट इसकी बढ़ती जा रही है। ये दोनों केस एक बार जेईई मेंस में पूछे जा चुके हैं। क्या पूछा गया है देखिए ध्यान से, MnOCrO, वैसे तो आपको पता है ये मेटल के ऑक्साइड है तो एसिडिक होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर Mn2O7 और CrO3 ये दोनों क्या है, एसिडिक है। क्या है ये, एसिडिक है। और MnO2 और CrO3 ये क्या है, यहाँ पर एम्फोटेरिक है। क्या है, एम्फोटेरिक है। और MnO और CrO ये क्या है, बेसिक है। तो एक ही मेटल के एम्फोटेरिक भी है, बेसिक भी है और एसिडिक भी, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा आप लोग। लास्ट है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17।
तो अभी तक मैंने लगभग आपको सारे केस बता दिए थे, जस्ट कौन से नहीं बताए थे वो देखिए। यहाँ पर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, 16, 17, 15, 16, 17 के हाइड्राइड कौन से हैं, जैसे 15 का NH3, PS3, ASS3 और SbS3। यहाँ पर बात करें तो H2O, H2S, H2SE और H2TE ओल्ड स्टाइल सिटी पो। यहाँ पर HF, HBr, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिसाइड नहीं होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये डिसाइड होती है किससे, साइज से, ये डिसाइड होती है इनकी एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, इनकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कंसीडर की जाती है। क्या कंसीडर की जाती है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ नहीं कहते। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपने लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर इनके लुईस बेस की स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछा जाए या फिर डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इनका क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर सभी का डिक्रीज होता है। मैं यहाँ पर कौन सा ऑर्डर बता रहा हूँ, बेसिक। अगर एसिडिक आता तो जस्ट अपोजिट करके इंक्रीज कर देते। ऐसा क्यों, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है। ठीक है, एक तरीके से देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट रही है। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो लोन पेयर को डोनेट करने की जो इनकी टेंडेंसी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ पर लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, मोर बेसिक है, और ये क्या है, लेस बेसिक। क्लियर, यहाँ पर भी यही कंसेप्ट होगा, ये मोर बेसिक, ये लेस बेसिक। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें इनकी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है, तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें मैंने लगभग अबाउट 1.5 घंटा हो गया होगा, जिसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल कंप्लीट करवाने की कोशिश है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अपने विद्या प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे और रेगुलर आपको एक चैप्टर फिनिश करवाया जाएगा। इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, मेटलर्जी भी आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।